Hi everyone, how are you all doing? I hope you are all right, and today we are going to start with the chapter number 8 of class 11th biology, that is Cell, the unit of life. Okay, so we will try to cover the entire chapter in one video. Okay, so let's get started with the chapter. But before starting any chapter, there should be a rule. हमें एक रूल बनाना चाहिए, ठीक है। हमारा रूल ये होगा कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, किसी टॉपिक, सब टॉपिक, इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हमें उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। लाइक यहाँ पे चैप्टर नेम की बात करें, सो दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। सेल वर्ड कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? सो द वर्ड सेल कहाँ पे यूज होता है? द वर्ड सेल यूज टू अ क्लोज कंपार्टमेंट विद लिटिल और नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द सराउंडिंग। ठीक है, क्या बताना चाहा मैंने यहाँ पे कि सेल वर्ड हम एक ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर जो है जो यू कैन से गैशियस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज विद सराउंडिंग होता है, वो या तो ना के बराबर है या ज़ीरो है। लाइक यहीं पर सेल वर्ड हम प्रिजन के लिए भी यूज़ करते हैं, जेल है ना, जहाँ पर प्रिजनर्स को रखा जाता है। सो वहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा एक्सचेंज नहीं होता ना। प्रिजन और एक्सटर्नल सराउंडिंग के बीच में ज़्यादा एक्सचेंज नहीं होता, इसीलिए उस चीज़ को भी हम सेल बोल देते हैं। सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पर सेल जो है, जो हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल क्लास 8 एंड 9 में पहले ही पढ़ रखा है। लाइक यू कैन सी द फिगर हियर। सो दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, बट यहाँ पर हमें पता है कि सेल जो होता है, जो हमारा ह्यूमन सेल है, किसी और एनिमल या फिर प्लांट के सेल है, दैट डू गैसियस एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। सो दिस टर्म इज नॉट गिविंग जस्टिस टू द सेल, है ना, जो हम सेल जानते हैं जिस नाम से सेल को, पर सेल तो गैसियस एक्सचेंज कर रहा है। ओके, सो एनीवेज हमें मीनिंग समझना था, दैट वी अंडरस्टूड। लेट्स प्रोसीड नाउ। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेल? What is a cell? Cell is a basic, fundamental, structural and functional unit of life. अब ये लाइन मैंने कह तो दी, that cell is a basic, fundamental, structural and functional unit of life. But can you prove this statement? Yes, I can prove. अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी कि भाई जो एक ऑर्गेनिज्म, आई एम सेइंग दैट ऑर्गेनिज्म, जो एक एंटायर पूरा सेल भी नहीं है, सेल से भी मतलब वो छोटा है, पूरा सेल भी नहीं है उसके अंदर, दैट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सेल। क्या मैं उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकती हूँ? कैन आई डिक्लेयर दैट एज अ लिविंग? नो। यानी कि द सेल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना। सो यहाँ से क्लियर होता है कि सेल इज द बेसिक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सो एनसीईआरटी की लाइन देख लो, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, हेंस सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ये वन शॉट वीडियो पूरा एनसीईआरटी से ही करने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, सो इतना हमने पढ़ लिया। नाउ कमिंग ऑन टू द थिंग कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, किसने पढ़ा था सेल के बारे में? सो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को स्टडी करा था, बल्कि उन्होंने कॉर्क ऑफ द प्लांट को स्टडी करा, ठीक है, इन 1665। उन्होंने क्या किया था? सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था, वहाँ पर क्या था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। एंड इस पूरी चीज़ों की डिटेल जो मैंने आपको अभी बताई, रॉबर्ट हुक 1665, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा बताया मैंने आपको? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। सो वो उन्होंने किस बुक में सारा मेंशन कर रखा है? माइक्रोग्राफिया। द बुक नेम क्या है? बुक का नाम माइक्रोग्राफिया। ओके, सो रॉबर्ट हुक के बाद आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। In 1683 was first to see and observe the living cell. उन्होंने क्या देखा था? लिविंग सेल। सो इफ एनीवन विल आस्क यू कि सबसे पहले सेल किसने ऑब्जर्व किया, and if they ask you the dead cell, so you can answer Robert Hooke. and अगर उन्होंने आपसे लिविंग सेल के बारे में पूछा है, so your answer should be Anton von Leeuwenhoek.
ओके, सो उन्होंने लिविंग सेल के बारे में स्टडी करी थी ना। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी। माइक्रोस्कोप की यूज से ही हम ये सब चीज़ें पढ़ पा रहे हैं। कमिंग ऑन टू द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को मटियास क्लेटन एंड थियोडर श्वान ने, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। ओके, सो इन 1838 मटियास क्लेटन, हु वाज मटियास क्लेटन? ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया एंड फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, मतलब डिफरेंट प्लांट्स, हर एक प्लांट जो है अलग काइंड ऑफ सेल से बना हुआ है। एंड कमिंग ऑन टू द श्वान, इन 1839 थियोडर श्वान, ही वाज व्हाट, अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, थियोडर श्वान कौन है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स पढ़े, इवन उन्होंने प्लांट सेल भी पढ़े, और उन्होंने बताया कि सेल वॉल इज अ एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर फॉर द प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल प्लांट सेल में ही मिलता है, दैट इज यूनिक टू प्लांट्स, यानी कि एनिमल्स में नहीं मिलता। बट हर एक सेल के पास एक आउटर कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये किसने बताया था? थियोडर श्वान ने। नाउ अभी भी पूरी तरीके से सेल थ्योरी एस्टैब्लिश नहीं हुई, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि आखिर ये सेल आते कहाँ से हैं, है ना। सो बाद में आए रुडोल्फ वर्चो इन द ईयर 1855। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो सेल हैं दे कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कहीं और से नहीं, बल्कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वही डिवाइड करते हैं माइटोटिकली टू फॉर्म न्यू सेल्स। ऑमनी सेल्यूला ई सेल्यूला से उन्होंने बात बताई। ठीक है, सो मॉडर्न जो हमारी सेल थ्योरी है उसके 3 पॉइंट्स, एनसीईआरटी ने 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, बट यू कैन ऐड वन मोर, आई विल टेल यू। फर्स्ट पॉइंट इज दिस: ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेकेंड, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एंड द थर्ड वन इज कि एक जो पूरे ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ होती है दैट उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सेल, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल्स के वही मिलकर उनके जो बीच में इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द सम टोटल ऑफ इट्स सेल इंटरैक्शन। ठीक है, सेल सेल के बीच में जो इंटरैक्शन है एंड एक्टिविटीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ओके, देन now coming on to the this is overview of cell। बेसिकली हम फिर बाद में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, बट हम ओवरव्यू ऑफ सेल पहले ले लेते हैं। ठीक है, ओके। नाउ हियर एनसीईआरटी इज वांटिंग टू टेल यू that the cells having membrane bound organelles are known as eukaryotic cells. Cells that have membrane bound nuclei and organelles, they are known as eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic cells. Prokaryotic cells में एक proper nucleus नहीं होता, मतलब उनकी nuclear membrane नहीं होती। Okay, so प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें या यूकैरियोटिक सेल की, दोनों में ही एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स द वॉल्यूम ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म क्या करता है? वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है। एंड जो भी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles. मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस as well as other organelles, they are membrane bound. Like here are some example: endoplasmic reticulum, lysosome, microbodies, mitochondria, vacuoles, Golgi complex, etc. And prokaryotic cell में किसी भी टाइप के जो है membrane bound organelle नहीं होते, because prokaryotic का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। मैंने कहा था ना किसी भी टर्म को समझेंगे, ब्रेक करेंगे वर्ड्स को, देन वी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक, सब टॉपिक। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक, देन वी विल कम ऑन टू द यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में, प्रो एंड कैरियोटिक में, ब्रेक कर दो इस वर्ड को। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, सिंपल न्यूक्लियस,
Clear? And if we talk about eukaryotic, U, EU mean true. ठीक है, U means क्या होता है? U means true. जैसे आप U बैक्टीरिया आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, that mean true बैक्टीरिया. Eukaryotic means true nucleus. Simple. Okay, so word को break करोगे so simple हो जाएगा काम. Now talking something about ribosomes. अब मैंने कहा कि यूकैरियोटिक सेल्स में सभी ऑर्गेनल्स, सभी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड. बट नॉट ऑलवेज. राइबोसोम इज वन ऑफ द एक्सेप्शन. ठीक है, और एक और मैं आपको बता दूंगी, सेंट्रोसोम. बताती हूँ दोनों के बारे में. वेट. Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. Within cell जो राइबोसोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता, बल्कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें भी मिलता है. लाइक इन केस ऑफ प्लांट सेल, राइबोसोम कहाँ पे मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में. एनिमल सेल की बात करूँ तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो रफ ही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम होते हैं. एंड जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते, दैट इज टर्म टू बी एज स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी. ओके, एंड एनिमल सेल्स में मैंने आपको बताया कि सेंट्रोसोम भी नहीं होते क्योंकि उन्हें सेल डिवीजन करनी होती है. नाउ सेल साइजेस देख लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बहुत ज़्यादा सेल के साइजेस में वैरायटी है. सबसे पहले कम ऑन टू द वायरस. वायरस का सेल साइज कितना होता है? 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है. वेरी स्मॉल. 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर. Okay, and if you want to learn, you can learn. I'm giving you just for information. The smallest virus is a foot and mouth virus, while the largest virus is yellow beetle virus. Okay, yellow beetle virus. Coming on to the bacteria. Bacteria का size कितना होता है? If we talk about the typical bacteria, size is from 1 to 2 millimeter. Okay, sorry, the bacteria size is 3 to 5 micrometer. ठीक है, and here the largest isolated cell. Okay, now let me tell one point. Largest जो cell होते हैं ना, they are eggs. Like in case of human egg, if I talk about, human egg is around 100 micrometer in diameter. And if I talk about the ostrich egg, dimension of ostrich egg की अगर मैं बात करूँ, so that is 170 into 150 millimeter. That's quite long. And the largest cell is the ostrich egg. Okay. Human RBCs का भी जो है आप देख सकते हो size, that is around diameter की बात करूँ so that is around 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. ठीक है, यहाँ पे सभी cells के आपको structures दे रखे हैं. Now coming on to these cells, red blood cells, white blood cells, we will study in the body circulation and body fluids वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे. वेरी बहुत ही डिटेल में, इन वेरी डिटेल. columnar epithelial cell, columnar cell, these epithelial cell, we will deal this in chapter number 7. Structural organization in animals, nerve cell, of course, चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड हर एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे. डोंट वरी. कमिंग ऑन टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स. So now coming on to the prokaryotic cells, the bacteria, blue-green algae, mycoplasma, PPLO, they all represent the prokaryotic cell. Okay, so pluripotent organism, this is the full form of PPLOs. ठीक है. So जो prokaryotic cells होते हैं, they are generally smaller and multiply more rapidly as compared to the eukaryotic cells. और इनकी जो shape, size में आप देखोगे बहुत ज़्यादा variety होती है. इस basis पे हम इनको classify भी कर सकते हैं like Bacillus, Coccus, Vibrio and Spiralium. जब हमने डिटेल में कर रहे थे पार्ट्स, हमने इन सभी के डायग्राम्स भी देखे थे. So now सभी प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक सेल वॉल होती है. उनकी जो सेल मेम्ब्रेन लाइक जैसे प्लांट सेल में होता है, ऐसा ही इनके केस में भी देखने को मिलता है. इफ़ आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस बाय ग्रीन कलर, द प्रोकैरियोटिक सेल, सो दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, आई एम रिप्रेजेंटिंग सेल मेम्ब्रेन एज CM एंड दिस इज़ द सेल वॉल एज CW.
ओके, सो दिस इज़ द बेसिक जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, कि जो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके आउटर में एक और लेयर होती है दैट इज़ नोन एज अ सेल वॉल, जो पूरा फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ना, द फुल फ्लूइड मैट्रिक्स, दिस इज़ ऑल द साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता बिकॉज वी नो इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड होता है, वो उसमें मतलब नेक्ड का क्या मतलब है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको सराउंड नहीं करती। इन एडिशन यहाँ पर जो जीनोमिक डीएनए होता है उसी के साथ अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म में भी डीएनए ऐसे ही पड़ा रहता है। दे आर नोन एज अ प्लाज्मिड्स। लेट्स सी हियर। ठीक है, सो द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Okay, so many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. Told you, the outside the genomic DNA, and these smaller DNA are called the plasmids. ठीक है ना, प्लाज्मिड्स के फंक्शन मतलब इनके क्या है, एडवांटेजेस क्या है प्लाज्मिड्स के। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है, दे गिव रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एंड मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। मतलब जो प्लाज्मिड का डीएनए होता है ना, दैट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ठीक है, जेनेटिक स्टडी में भी जो है प्लाज्मिड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में ही मिलती है बिकॉज वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोट्स में, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड दीज ऑल, मतलब जितने भी जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब जो होते हैं ऑर्गेनल्स, ये प्रोकैरियोट्स में पाए नहीं जाते एक्सेप्ट फॉर द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं दोनों में आई हैव टोल्ड यू नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ही रहेंगे। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं जो कि स्टोरेज में काम आती हैं। दे आर ऑल्सो लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, नाउ अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो मेरे पास सेल वॉल है, मतलब जो सेल लाइक सपोज दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। सो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके की होने की बजाय वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की कुछ ऐसे इन्वेजिनेशंस होती हैं, एंड दीज आर नोन एज वॉट, द मीजोजोम. Okay, mesosomes. So mesosomes, these are the mesosomes. Now mesosome का फंक्शन क्या है? मीजोसोम का फंक्शन ये है कि पहली बात तो ये कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन में बहुत काम आते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में, प्लस ये जो है एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं. ओके, सो हियर इज फर्स्ट पॉइंट सेल वॉल फॉर्मेशन, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, एंड third point is this help in respiration, secretion processes, increase the surface area for the plasma membrane and enzymatic content. So question may be framed from here. Write the functions of the mesosomes, है ना. Now coming on to the cell envelope and its modifications. नाउ सबसे पहले हम अगेन प्रोकैरियोटिक सेल पे ही चलेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में लाइक दिस इज़ योर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ योर सेल वॉल, एंड एक और आउटर लेयर होती है दैट इज़ नोन एज व्हाट, द ग्लाइकोकैलिक्स. दिस इज़ नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स. इन दोनों के बारे में हमने डील कर लिया. सो आई एम ड्राइंग द ग्लाइकोकैलिक्स ओनली नाउ. ठीक है, सो दिस इज़ द ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, सो ग्लाइकोकैलिक्स क्या करती है? ग्लाइकोकैलिक्स इज़ अ मतलब एक एडिशनल लेयर है. ग्लाइकोकैलिक्स भी फर्दर टू पार्ट्स इन द सेंस कि हम इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. लाइक अगर मेरे पास जो ग्लाइकोकैलिक्स अगर वो टफ है, एंड दूसरी कैटेगरी ये कि अगर वो लूज़ है. टफ एंड थिक के लिए हम यूज़ करेंगे कैप्सूल. लाइक आप कैप्सूल जो हमारी मेडिसिन वाली कैप्सूल होती है, तो यार टफ ना, इतनी सॉफ्ट तो नहीं होती, टफ होती हैं. एंड लूज़ के लिए हम यूज़ करेंगे स्लाइम लेयर. लूज़ के लिए स्लाइम लेयर क्यों? क्योंकि जब हमने थिक के लिए यूज़ किया कैप्सूल, सो लूज़ यानी कि थिन ही होगा ये पक्का, क्योंकि थिन की तो बात हो गई, थिन ही होगा. सो थिन जो पतले लोग होते हैं उनको हम कह देते हैं स्लिम वर्ड यूज़ करते हैं. सो ऐसे आप याद कर सकते हो स्लाइम लेयर. होप यू ऑल अंडरस्टूड.
ओके, सो दैट मीन कि हर एक जो लेयर है दैट इज एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट. ओके, ना कुछ बैक्टीरियाज पे जब हम ग्राम स्टेन करते हैं, सो मतलब जो बैक्टीरियाज ग्राम स्टेन शो करते हैं, ठीक है, अगर हम जो प्रोसेस करते हैं ग्राम स्टेनिंग का, अगर वो शो कर रहे हैं ग्राम स्टेन को, दैट इज दे आर ग्राम पॉजिटिव, एंड इफ दे आर नॉट, सो दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सिंपल, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया. स्लाइम लेयर कैप्सूल क्या होती है. नाउ सेल वॉल. सेल वॉल जो है एक सेल की शेप तो डिटरमाइन करती ही है, प्लस वो सेल को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, और यू कैन से द मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग. ओके, so now coming on to the plasma membrane, it is a selectively permeable nature. Okay, selectively permeable nature है plasma membrane का, interact with the outside world, and this membrane is similar to that of an eukaryote. यानी कि eukaryotic cell में जैसी plasma membrane है वैसी ही prokaryotic cell में देखने को मिलती है. ठीक है, नाउ ये मैंने आपको बता दिया मीजोजोम्स के बारे में, प्लस एक पॉइंट और लिख लो कि मीजोजोम्स जो होते हैं वो ट्यूब्यूल, वेसिकल्स एंड लैमेले की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. ट्यूब्यूल्स, लैमेलर एंड वेसिकल्स. नाउ मीजोजोम की तो हमने बात कर ली कि मीजोजोम एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब इन्वेजिनेशंस होती हैं, प्लस कुछ प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, लाइक साइनोबैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ, सो इनके अंदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस तो होती हैं, बट दे आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स. नाउ यू विल थिंक कि इनके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है. स्पेशल है, दे कंटेन पिगमेंट्स. ठीक है, दे कंटेन पिगमेंट्स, हैंस दे आर नोन एज क्रोमेटोफोर्स. सो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती है इन साइनोबैक्टीरिया, दे आर नोन एज व्हाट. So your answer should be chromatophores. Now bacterial cells motile भी हो सकते हैं, they can be non motile. अगर bacterial cell motile है so they contain flagella. Like movement कैसे करेगा bacterial cell, देखो एक visualize करो एक बैक्टीरिया को. बैक्टीरिया की शक्ल हमें कैसी लगती है, मतलब the body structure of bacteria is like this only, है ना. सो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज ऑल आर नथिंग बट द फ्लैजेला. सो बैक्टीरिया मूवमेंट कैसे करेगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा बैक्टीरिया. सो इसी तरीके से आप याद कर सकते हो कि भाई फ्लैजेला भी तो कुछ ऐसा ही होता है. ओके, नाउ अब एक बात सोचो, ध्यान से समझनी आपको ये बात. लेट्स सपोज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला टू बी लाइक दिस. ओके, आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर हियर. फ्लैजेला का स्ट्रक्चर मान लो कुछ इस तरीके का है. ओके, एंड दिस इज़ लाइक द हुक. सो अगर किसी बैक्टीरिया पे उसको जाके अटैच होना है, किसी हॉस्ट पे जाकर अटैच होना है, सो उसके पास क्या होना चाहिए, एक हुक होना चाहिए. ठीक है, एक हुक है बैक्टीरिया के पास. ओके, दिस इज़ द हुक, एंड ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट है दिस इज़ द फिलामेंट, ऑफ कोर्स जिससे मूवमेंट शो करेगा. ये तो बैक्टीरिया के अंदर हो जाए, एंड दिस इज़ द बेसल बॉडी. ओके, बेसल बॉडी. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि भाई जो फ्लैजेला होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी, and it helps in motility. Now one question for you guys is, humans में which is the only flagellated cell, humans के केस में. now the answer is, humans के केस में जो only flagellated cells है that is in the case of human males, and that is the sperm cells. sperm cells क्या होते हैं, they are flagellated. Now coming on to the 2 different structures, पिलाई and फिम्ब्रिए. now बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना ये एक तरह से ये मिथ रहता है कि जो पिलाई और फिम्ब्री हैं they also help in motility, but no guys, पिलाई and फिम्ब्री are not taking or playing role in motility. ठीक है, so पिलाई क्या होती है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन्स की बनी होती हैं, वाइल जो फिम्ब्रिए हैं दे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल. एंड इन सम बैक्टीरिया, मतलब इनका जो फंक्शन है वो यहाँ पे दे रखा है, अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द हॉस्ट टिश्यूज. फिम्ब्रिए का है ये, याद रखना, फिम्ब्रिए का क्या है ये फंक्शन. ओके,
नो राइबोसोम इंक्लूजन बॉडीज, राइबोसोम की बात करूँ सो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 30s एंड 30s एंड 50s, दीज टू सब यूनिट से मिलकर जो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बना होता है. एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करूँ सो दैट इज कंसिस्ट ऑफ 40s. 30 का क्या बना दो 40 एंड 50 का क्या बना दो 60. सो 40s एंड 60s सब यूनिट्स का है. सो दैट इज यूकैरियोटिक राइबोसोम. अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज. ठीक है, 2 सब यूनिट से बना होता है, प्रेजेंट टुगेदर एंड फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम. ओके सो जो राइबोसोम होते हैं दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं. सो लेट दिस बी अ स्ट्रक्चर ऑफ mRNA. ठीक है, ये क्या मान लो आप, ये क्या है mRNA. ओके, mRNA. नाउ इस mRNA के अराउंड ना बहुत सारे कुछ राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे एक mRNA के अराउंड. ठीक है, लेट्स सपोज दीज टू बी राइबोसोम्स. ठीक है, सो ऐसे इस तरीके से कुछ भी हो सकता है. तो राइबोसोम्स वहाँ पे अटैच हो जाएंगे एंड उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पोलीराइबोसोम. एक चैन बना देंगे ना, सो उस चेन को कहेंगे हम पोलीराइबोसोम और पोलीसोम. एंड यही जो पोलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम कह सकते हो आप. सो यही जो पॉलीसोम होते हैं दे ट्रांसलेट mRNA. एक्चुअली तो mRNA पे जा रहे हैं ना ये राइबोसोम. सो ये जो mRNA है इनको प्रोटीन में जो है ट्रांसलेट कर देते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द इंक्लूजन बॉडीज, प्रोकैरियोट्स में ही पाई जाती है. रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल. And I have told you earlier also that they are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. क्या स्टोर किया जाता है? रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. दे लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म. यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. एग्जाम्पल देख लो, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स. नाउ गैस वैक्यूल्स, अब बात करें गैस वैक्यूल्स की. सो दे आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. सो आपको ये एग्जाम्पल्स तो लर्न करने ही हैं बिकॉज आपको हर एक वर्ड लर्न करना है एनसीईआरटी का. सो नाउ कमिंग ऑन टू द यूकैरियोटिक सेल. सो जब हमने किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, सो डिफरेंट काइंड ऑफ किंगडम्स हमने देखे थे लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया. सो वहाँ से मैंने आपको बताया था कि मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं एंड बाकी सभी में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. सो द यूकैरियोट्स इंक्लूड द ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल. सो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं. यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में एक बहुत मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको मिलेंगे एज वेल एज आपको यहाँ पर न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड ही मिलेगा. एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ठीक है, बट वो मैंने आपको बता दिया कि यूकैरियोट्स में राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं होती. सो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप में मिलेगा एंड कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है. और जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स. ये सब हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में कोई वेल डिफाइंड ऐसे जेनेटिक मटेरियल इतने अच्छे से नहीं होता, बल्कि यूकैरियोट्स में यहाँ पे क्रोमोसोम्स के फॉर्म में जो है जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है. अगैन ऑल यूकैरियोट सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, है ना. प्लांट एनिमल सेल्स में तो डिफरेंस है ही. मैंने आपको जब सेकंड लेक्चर पढ़ाया था डिटेल वाला, सो डिटेल वाले में मैंने स्टार्टिंग में आपको प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस की एक टेबल दिखाई थी. सो अगर आपको प्लांट और एनिमल सेल में कोई भी डिफरेंस जानना है सो गो टू दैट लेक्चर एंड वॉच दैट वीडियो. ओके, so plants and animal cell are different as a former possesses cell walls, plastids, large central vacuole किसमें होती है प्लांट सेल में. एंड एनिमल सेल्स में क्या होता है, ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं. एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में विच आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन ऑल प्लांट्स. ठीक है, ये भी उस टेबल में वहाँ पर हमने शो कर रखा था. सो दीज आर योर स्ट्रक्चर्स, एनिमल सेल, प्लांट सेल.
नाउ कमिंग ऑन टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो मतलब ऐसा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है, यानी कि जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, डिटेल में जो हमें स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, वो सेल मेम्ब्रेन का आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब भी हम पढ़ पाए थे, यानी कि इन द 1950s। उसी के अराउंड हम जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ पाए, क्योंकि हमें इस सेल मेम्ब्रेन को देखने के लिए हमें मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा चाहिए। सो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए जब भी हम देख पाए। ओके, बट उसी दौरान क्या चल रहा था, फिर भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे स्टडी चल रही थी, और स्पेशली अगर हम बात करें तो ह्यूमन आरबीसी की यहाँ पे स्टडी चल रही थी। सो उससे क्या पता लगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, एंड द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स कैसे अरेंज होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था सेकेंड लेक्चर में। कैसे अरेंज होता है, बाई लेयर फॉर्म में, एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, है ना, पोलर हेड ऐसे करके बताया था ना। यहाँ पर क्या होता है, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। हेड इज हाइड्रोफिलिक, टेल इज हाइड्रोफोबिक। कैसे याद कर सकते हो कि भाई जो हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक। पहली बात तो ये, फिलिक मीन्स दैट लाइक दैट थिंग। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि फिलिक क्या होता है, कि जिसको वो चीज़ पसंद होती है। इफ़ आई एम यूजिंग द वर्ड हाइड्रोफिलिक, यानी कि इस हेड वाले पार्ट को वाटर पसंद करता है, मतलब वाटर को पसंद करता है हेड वाला पार्ट, एंड टेल वाला जो पार्ट है वो उससे डरता है, हेट करता है। ठीक है, सो फिर ऑफकोर्स ऐसा होना चाहिए। कैसे याद रखोगे आप इसे, कि भाई जो हमारा हेड है, अगर हेड ही डरने लगेगा चीज़ों से तो हम प्रोटेक्ट कैसे हो पाएंगे। किसी हेड अगर डर गया और इस पर किसी ने मार दिया, सो काम ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हमें ये ऐसे याद रखना है। ओके, सो यू कैन मेन योर ऑन ट्रिक्स एज वेल। Now the lipids are arranged within the membrane with the polar heads towards the outer side and the hydrophobic क्या हुई, tails बता दिया मैंने आपको, towards the inner part. दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल, जो नॉन पोलर टेल है, एज यू नो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि नॉन पोलर टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो यानी कि वाटर से उसे डर लगता है। सो अगर वाटर से डर लगता है तो फिर वो अंदर की साइड है। ओके, दैट्स सेफ। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेरीज कॉन्सिडरेबली, बट अगर हम ह्यूमन बींग्स में एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी की बात करें, सो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 52% प्रोटीन्स एंड 40% आपको लिपिड्स देखने को मिलेंगे, प्लस यू कैन ऐड 8% शुगर एज वेल। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द कि मेम्ब्रेन प्रोटीन सिचुएटेड कहाँ पर हैं, ठीक है, उनकी ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहाँ पर और कैसे सिचुएटेड हैं। हमने इन प्रोटीन्स को जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, यानी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन इज़ द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज़ द पेरिफेरल। ठीक है, सो मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, यानी कि दो पार्ट्स में। अब जो है मेरा वर्ड पेरिफेरल को पहले समझते हैं। द वर्ड पेरिफेरल represent those proteins which are situated on the periphery or the boundary. So like the जो ये नेम है पेरिफेरी, यही नेम हमें सजेस्ट करता है पेरिफेरल से पेरिफेरी। और पेरिफेरी क्या होता है, लाइक बाउंड्री होता है। पेरीमीटर की बात करते हैं तो हम चारों ओर का जो है लेंथ लेते हैं चारों ओर की। सो दे आर व्हाट, जो प्रोटीन्स सरफेस पे लाई करते हैं, दे आर पेरिफेरल प्रोटीन्स, एंड जो थोड़े से पार्शियली या फिर टोटली मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, they are known as integral proteins. So in this figure you can see here clearly that ये जो सरफेस के ऊपर, क्या है, हमारी सरफेस है, इसके ऊपर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, these are the peripheral proteins, एंड जो अंदर पूरे धसे हुए हैं टोटली और पार्शियली, यहाँ पर ये टोटली शो कर रखा है। सो these are integral proteins. दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये क्या बताया था मैंने आपको, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सब हमारी जो है फॉस्फोलिपिड्स भी हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर सिंगर एंड निकल्सन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, उसको
बताया था, उसको प्रपोज किया था, ठीक है। सो दिस एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकलसन। ईयर आपको याद करना है। एंड इसके अकॉर्डिंग जो लिपिड है उसका क्या है, क्वासी फ्लूइड नेचर, और इससे क्या होता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। ability to move within the membrane is measured as its fluidity. Now lateral movement बताया था मैंने आपको, lateral and flip flop movement. flip flop movement में क्या होता था, जब जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लिप यानी कि ऊपर वाली लेयर, एक लेयर से, ठीक है, ये जो मेरे पास लेयर है इससे नीचे जाते हैं, यानी कि यहाँ के यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, यहाँ के यहाँ पर। दिस इज नोन एज अ फ्लिप फ्लॉप, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना, बताया था। एंड जो लेटरल मूवमेंट है वो अपनी ही लेयर में मूवमेंट शो कर रहा है, लाइक यहीं पर जो है वो पूरी मूवमेंट शो कर रहा है, इसी एरिया में पूरी जो है मूवमेंट होगी। सो दिस इज अ लेटरल मूवमेंट। एंड जो हम मूव करने की एबिलिटी, कितना वो प्रोटीन, कितनी वो चीज़ मूव कर पाएगी, दिस इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल, कुछ ही जो है सिलेक्टिवली चीज़ों को आने देती है। हियर इज इट्स रिटन, सिलेक्टिवली परमेएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नाउ अब मैं आपको बताऊंगी पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट। ये 4 तरह की चीज़ें अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक उस तरह का ट्रांसपोर्ट होगा जहाँ पर मुझे जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस, मुझे वहाँ मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली एक लेयर से, लाइक अगर मैं यहाँ पर ये मेम्ब्रेन बना रही हूँ, सो यहाँ से यहाँ पर जो है इजीली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस स्पेस। सो दिस इज़ नोन एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर इसी केस में मैं आप बात करूं कि मुझे लेट्स सपोज दिस टू बी ए, दिस टू बी बी, सो बी से ए मूवमेंट हो रही है, दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन देखते हैं ना, कहाँ पे होती है डिफ्यूजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ऐसे ही इसको बोल देता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मान लो मुझे ए से बी की तरफ मूवमेंट करानी है, सो मुझे चाहिए होंगे एटीपी, क्योंकि ये पैसिवली अपने आप नहीं होगा, ए से बी की तरफ मूवमेंट कराऊंगी, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए होगी, एटीपी चाहिए होगा, जैसे कि सोडियम पोटाशियम पंप। ऑस्मोसिस में क्या होता है, अगर यहाँ पे वाटर की मूवमेंट हो रही है हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, सो वाटर की मतलब बेसिकली क्या है, डिफ्यूजन से वाटर की मूवमेंट है, दैट इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस, ठीक है। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द सेल वॉल, सेल वॉल के फंक्शंस लिख लो। अगेन सेल वॉल गिव शेप, सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, गिव शेप, help in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. Now, मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में कि जो है एल्गे की सेल वॉल डिफरेंट होती है, प्लांट्स की सेल वॉल डिफरेंट होती है, फंजाई की सेल वॉल डिफरेंट होती है। यानी कि मैं ये नहीं कह सकती कि सेल वॉल अगर मुझे पता लग गई यानी कि सेल वॉल इस चीज़ों की बनी है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ एल्गे, सो एल्गे की सेल वॉल में क्या क्या होते हैं, सेल्यूलोज, गेलेक्टिन्स, मिनरल्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। यहीं पर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो यहाँ पर होगा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। सो और फंजाई की बात करूँ तो वहाँ पर क्या होंगे, काइटिन होंगे, सेल्यूलोज भी होते हैं कुछ केसेस में, सो काइटिन होंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सेल वॉल के। ओके, नाउ अब सेल वॉल की एक तरह से लेयर्स की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, तो सेल वॉल में क्या होता है, अगेन आई एम शोइंग द सेल वॉल विद द सर्कल। सो सेल में जो यंगर प्लांट सेल है उसमें जो प्राइमरी वॉल होगी, जो प्राइमरी वॉल होती है दैट हेल्प्स इन ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करेगी और वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है एज द सेल मैच्योर्स एंड मैच्योरिटी पे सेल के पास
सेकेंडरी वॉल आ जाती है जो कि मेम्ब्रेन के पास यानी कि सेल मेम्ब्रेन के पास होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इन द सेंस सेल के अंदर की तरफ होती है। लाइक इफ दिस द primary cell wall ना, primary cell wall अगर है, I'm not showing the structure of cell membrane and all, I'm just showing the cell wall. okay, so ये होगी secondary cell wall. ठीक है, अगर ये primary cell wall है तो ये होगी secondary cell wall. okay, मतलब क्या है कि secondary wall जो सेल है उसके अंदर की साइड पे होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द मिडल लैमेला। मिडल लैमेला एक लेयर है जो कि मेनली कैल्शियम पेक्टेट की बनी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने हैं। प्राइमरी वॉल क्या कराती है? ग्रोथ कराती है, धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है जैसे ही मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी पे सेकेंडरी वॉल आ जाती है जो कि सेल की साइड पे प्रेजेंट होती है। मिडल लैमेला किस चीज़ का बना है? कैल्शियम पेक्टेट का। नाउ व्हाई आई एम रिपीटिंग अगैन एंड अगैन? आई एम जस्ट रिपीटिंग सो दैट आपको वीडियो के दौरान ही सारी चीज़ें लर्न हो जाए। ओके, सो आपको भी रिपीट करना है मेरे साथ। नाउ द मिडल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट क्या करता है? देखो, कैल्शियम पेक्टेट से कैसे याद करोगे? पैक है ना, पैक करता है, एक तरह से होल्ड करता है। कैल्शियम पेक्टेट क्या करता है? विच होल्ड और ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अलग अलग नेबरिंग जो सेल्स हैं उनको एक साथ रखता है। सेल वॉल और मिडल लैमेले में बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? इट कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। सो मिडल लैमेला प्लाज्मोडेस्माटा क्लियर है? मिडल लैमेला क्या कर रहे हैं? कैल्शियम पेक्टेट का बना है और जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको एक साथ रखता है। बाकी प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम है? वो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, यानी कि सेल टू सेल इंटरैक्शन में भी काम आता है। तो एक बार जल्दी से हम जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। देन वी विल स्टार्ट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, सो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो सेल है दैट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने पढ़ा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बनी थी 1838-1839 के अराउंड। 1838 में मटियास क्लेडन आए थे जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे प्लांट्स ऑब्जर्व किए और ये कंक्लूड किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। उसी टाइम पे थियोडर श्वान एट द ईयर 1839 जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जिन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल होते हैं या फिर किसी भी सेल की मैं बात करूँ, उनके पास एक बाहर आउटर लेयर होती है that is termed to be as plasma membrane, and the cell wall is unique feature to the plant cell. Cell wall is unique feature to the plant cell. Sclater and Swan ने एक साथ थ्योरी बना दी, but वहाँ पर वो ये नहीं बता पाए कि जो न्यू सेल्स हैं वो बनते कैसे हैं। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई थी। उनके बाद रुडोल्फ वर्चो 1855 में उन्होंने बताया कि जो न्यू सेल्स हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और उनसे सेल थ्योरी की एक फाइनल शेप आ गई। फिर हमने जो है ओवरव्यू ऑफ सेल लिया जहाँ पर हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होंगे विदाउट मेम्ब्रेन, प्लस कुछ और ऑर्गेनल जिनका मैं नाम बताने वाली हूँ दे आर विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल लाइक द सेंट्रोसोम एंड राइबोसोम। ठीक है, सेल की शेप की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ दे आर द स्मॉलेस्ट सेल हैविंग 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। Again, nerve cells are the longest cells in human body. Some of the longest cells हैं and RBC के diameter की बात करूँ so that is 7 micrometer. Prokaryotic cell में हम जो है शेप के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स को। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, यही सब आते हैं। ओके, तो उनके पास जीनोमिक डीएनए भी होता है बट विदाउट मेम्ब्रेन। जीनोमिक डीएनए के साथ साथ उनके पास जो है उनके साइटोप्लाज्म है एक और डीएनए ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब साइटोप्लाज्म में स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो कि जीनोमिक डीएनए के बाहर होते हैं। दे आर रेफर्ड एज प्लाज्मिड्स जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी देते हैं बैक्टीरिया को।
फिर हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा एंड ग्लाइकोकैलिक्स एक एडिशनल लेयर के बारे में पढ़ा जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है, जो कि 2 टाइप्स की है, थिन लूज है तो स्लाइम लेयर, थिक है तो कैप्सूल। ठीक है, मेसोसोम्स पढ़े, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस, फ्लैजिला के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े, पिलाई एंड फिम्बरी। पिलाई क्या होता है? elongated tubular structure जो कि स्पेशल प्रोटीन्स के बने होते हैं, and fimbria are small bristle like fibers. देन राइबोसोम्स इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक mRNA के अराउंड बहुत सारे राइबोसोम जो हैं अटैच हो जाते हैं और एक चेन बना देते हैं, दैट इज टर्म टू बी एज पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम, जिससे वो mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? रिजर्व मटेरियल। They are also life free in the cytoplasm. No, membrane is there. Example देख लो, phosphate granules and cyanophycin granules. Gas vacuoles कुछ blue green algae and purple green photosynthetic bacteria में present होती हैं। यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करा फिर हमने। Then we studied about the cell membrane. Cell membrane इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही हमने स्टडी कर पाए सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि ऑफ कोर्स जब सेल ही इतना छोटा है, सेल बहुत छोटा है, तो फिर उसकी मेम्ब्रेन्स वगैरह को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स आर प्रेजेंट इन एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के एरिथ्रोसाइट की अगर मैं बात करूँ तो 8% कार्बोहाइड्रेट भी बताया था, पेरिफेरल इंटीग्रल प्रोटीन जस्ट वी डिस्कस दैट। सिंगर एंड निकलसन इन 1972 इन्होंने दिया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। देन वी टॉक अबाउट सम ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट्स। सेल वॉल की बात करी, ये याद रखना कि अंदर की साइड में जो सेल वॉल होगी दैट इज सेकेंडरी एंड जो बाहर की साइड में होगी दैट इज प्राइमरी। मिडल लैमेला किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का। क्या करता है? ग्लूज एंड होल्स neighboring cells. Then endomembrane system. Endomembrane system क्या है? While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system. अच्छा, इनको एक साथ क्यों कंसिडर किया जाता है? बिकॉज वो फंक्शन क्या है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। Okay, so they perform the function in a coordinated way. Like example ले लो, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles क्या है, एक endomembrane system बनाती है, functions are coordinated. ठीक है, now let's understand first the endoplasmic reticulum. चलो पहले डायग्राम समझ लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी ना, दैट इज कॉन्टिन्यूस विद द न्यूक्लियस। ओके, सो यहाँ पर ही आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है, दिस इज ऑल द न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक है, ये तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है जहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट रहेंगे जिनकी वजह से उनकी सरफेस जो है स्मूथ होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड की, स्टेरॉइड्स की, इनकी सिंथेसिस करता है। ठीक है, प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और काम कर देती है, पूरे जो साइटोप्लाज्म है ना उसको 2 स्पेसेस में डिवाइड कर देती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्पेस है उसको हम बोल देते हैं ल्यूमिनल, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के पूरा साइटोप्लाज्म है दैट इज टर्म्ड एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। नाउ लेट्स डिस्कस दिस। Electron microscopic studies of eukaryotic cell reveal the presence of network. क्या कहा मैंने? Network और reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. इससे क्या पता लगता है? देखो मैंने आपको बता दिया बट फिर भी समझ लो कि ये क्या है, नेटवर्क और रेटिकुलम है। किस चीज़ का? टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का।
एनसीईआरटी के वर्ड वर्ड को समझने की कोशिश करो। हर एक लाइन से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देख रहे हो ना आप, क्या है ये? नेटवर्क है रेटिकुलम है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंट्रासेल्युलर स्पेस दैट इज टर्म्ड एज ल्यूमिनल, यानी कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। नाउ ईआर अगर राइबोसोम्स दिखा रही है अपनी आउटर सरफेस पे, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और अगर नहीं दिखाती सो दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन में हेल्प करता है, कॉन्टीन्यूस होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ। ये सब मैंने आपको डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर दी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स, है ना। सो यहीं से हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाती है क्लियर। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गई। कुछ क्या था, बस बेसिक पॉइंट्स थे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस, एसईआर लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स एंड लिपिड सिंथेसिस। जस्ट इतना ही था। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस किसने बताया था भाई? किसने नाम दिया था गोल्जी एपरेटस को? किसने ऑब्जर्व और स्टडी करा था? ही वॉज द कैमिलो गोल्गी इन 1898, जिन्होंने गोल्जी एपरेटस के बारे में स्टडी किया था। नाम याद रखना, कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्जी कह लो, गोल्गी कह लो। ओके, सो गोल्जी पे देखो, गोल्जी एपरेटस पे यहाँ पर ये इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, दीज आर टर्म्ड एज सिस्टर्ने, दीज आर टर्म्ड एज सिस्टर्ने, एंड जो गोल्जी एपरेटस है दैट इज नियर द न्यूक्लियस। सो यहाँ पर ये लेटर नेम्ड आफ्टर दिस साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने, जिनकी जो डायमीटर कितना होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अब ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज है, पैरेलली। ठीक है, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद कॉन्वेक्स सिस। अब देखो, सिस एंड ट्रांसफेस होगा। सिस फेस कैसा होगा? कॉन्वेक्स सिस फेस होगा। एंड जो ट्रांसफेस होगा, ट्रांसफेस इज द कॉनकेव। ट्रांसफेस कैसा रहेगा? कॉनकेव रहेगा। ट्रांसफेस कैसा होता है? कॉनकेव। सिस फेस कैसा बताया मैंने? कॉन्वेक्स। ठीक है, फिर से देख लो, सिस्टर ने 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक का डायामीटर रहता है। सिस्टर ने इसका क्या है? सिस्टर ने बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप सैक्स जो कि एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, नाउ जो ट्रांसफेस है दैट इज अ मैच्योरिंग फेज। सिस फेस कॉन्वेक्स फेज, ट्रांस इज अ कॉन्केव और द मैच्योरिंग फेज। नाउ सिस और ट्रांसफेस जो होते हैं गोल्जी एपरेटस के, दे आर एंटायरली डिफरेंट बट आर इंटरकनेक्टेड। क्या है? इंटरकनेक्टेड है, याद रखना है। सिस और ट्रांसफेस इंटरकनेक्टेड होते हैं। गोल्जी एपरेटस का प्रिंसिपली काम क्या होता है? फंक्शन क्या है? गोल्जी एपरेटस इज लाइक अमेजोन। अमेजोन क्या करता है? पैक करके भेजता है ना मटेरियल हमारे पास, है ना। सो इट इज़ अ पैकेजिंग मटेरियल। गोल्जी एपरेटस इज लाइक द अमेजोन ऑफ द सेल, जो कि पैक करके डिलीवरी कराता है। सो पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहीं कराता है डिलीवरी, और पैकेजिंग करता है, डिलीवरी कराता है। मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ, अब देखो हमारी तरह, हमारे जो अमेजोन है उसकी तरह तो सेल का अमेजोन होने नहीं वाला, क्योंकि ऑफकोर्स सेल बिल्कुल हम जो हैं सेल के बने हैं, है ना। सो सेल इज स्मॉलर देन अस, सो उनका तरीका भी अलग होगा। गोल्जी एपरेटस वेसिकल्स की फॉर्म में जो है पैकेजिंग कराता है, and form the ER fuse with cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि वो maturing phase की towards move करता है। maturing phase कौन सा है? ट्रांस फेज।
जो वेसिकल्स के फॉर्म में जो भी पैकेजिंग करी है अब वो मैच्योरिंग फेज के पास जाएगी। यहाँ से क्या एक्सप्लेन होता है, गोल्जी apparatus remains in close association with endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by ribosome on the ER are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its transphase. Golgi apparatus is the important sites of formation of glycoproteins and glycolipids. Okay. मैंने आपको कहा था कि भाई जो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ये सारे जो ऑर्गेनल्स इनके अंदर हम अंडर स्टडी करने वाले हैं, मतलब ये सभी कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक साथ थोड़ा अपने आसपास ही प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हमने समझ ली। गोल्जी apparatus परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। ओके, बट क्या होता है यहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर के साथ कैसे फंक्शन ये एक तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में करते हैं। दिस इज हियर कि भाई जो प्रोटीन्स राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो प्रेजेंट होते हैं, they are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from the transphase. Transphase क्या है? Transphase is the maturing phase, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं पूरा मैच्योर होके बढ़िया चीज़ें देख वेख के कि हाँ ये ठीक है, फिर भेजी जाती हैं यहाँ से, ऐसे ही नहीं भेजी जाती। सो जो राइबोसोम्स ने जो प्रोटीन सिंथेसाइज किए हैं ना, उनको क्या करा जाएगा, सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी apparatus में एक तरह से मॉडिफाई किया जाएगा बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम ट्रांसफेज। Hence, Golgi apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids. याद रखना, कैसे याद रखोगे, एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जैसे बताया था मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितने टाइप बताए थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो वहाँ पर जो SCR थी दैट इज डूइंग व्हाट, वो क्या सिंथेसाइज कर रही थी, लिपिड्स को, है ना, लिपिड सिंथेसाइज कर रही थी। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रही थी, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही थी। ठीक है, सो यहीं पर जब हम गोल्जी apparatus की बात करेंगे तो गोल्जी में क्या आता है, जी आता है, जी याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो भी सामान है वो गोल्जी apparatus में जा रहा है। सो गोल्जी apparatus क्या कर रहा है, जी आ रहा है ना, सो ग्लाइकोलिपिड्स बना रहा है एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। जी से क्या लिख दोगे, ग्लाइको। सो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, सिर्फ ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हो कि गोल्जी apparatus क्या है, एक इम्पॉर्टेंट साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, फिर से देख लो यहाँ पर गोल्जी apparatus के सिस्टर्ने है, जो कॉन्वेक्स फेस होता है दैट इज द सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस। ठीक है, सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस। सो यहाँ पर ट्रांसफेस को क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेस। सिस फेस में चीज़ें बन के जाती हैं, ट्रांसफेस में जहाँ पर वो मैच्योर होती हैं। ठीक है, now talking about the lysosomes and vacuole are the last topic of our today's class. Now lysosomes क्या है, membrane bound vesicular structures। अच्छा, lysosomes का दूसरा नाम क्या है, suicide bags। These are also known as suicide bags। So these are membrane bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। ठीक है, ओके, सो ये कहाँ से बनते हैं, गोल्जी apparatus में जो भी पैकेजिंग होती है उसी प्रोसेस के दौरान ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ द आइसोलेटेड lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, देखो हाइड्रोलेसिस, अब ये भी याद रखना है, कैसे याद रखना है, लेट मी टेल यू। जैसे हमने बात करी लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, एंड एक चीज़ और ऐड कर लो, मेनली तीन ही चीज़ें होती है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होंगी, अब इनको ब्रेक करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। सो लिपिड्स का क्या होगा, अब देखो बेसिकली क्या होता है, ASES, एज लग जाता है उस एंजाइम में जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ को तोड़ने वाली है। लाइक लिपिड्स की बात करूँ, सो लाइपेसेस,
ठीक है। लिपिड्स की बात करूँ तो लाइपेसेस, ASES लग गया, यानी कि ये उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करेगी। सो लिपिड्स की हो गई लाइपेसेस, प्रोटीन्स की प्रोटीएसेस एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कार्बोहाइड्रेसेस। हो गया ना सिंपल। लाइसोसोम, ये तो भाई हम 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, दे आर द सुसाइड बैग्स, है ना, सुसाइड बैग्स हैं ये। सो जब ये सुसाइड बैग्स हैं सो ये कुछ ऐसा भी करते ही होंगे जिससे इनको सुसाइड बैग्स कहा जाता होगा, है ना। सो ये लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को इनकी ब्रेक डाउन कराते हैं एंड इनका जो मतलब इन्वायरमेंट चाहिए इनको, वो क्या है, एक ऑप्टिमल एसिडिक pH पर ही ये सारी जो एंजाइम्स हैं ये एक्टिव रहती हैं। एंड ये मैंने आपको बता दिया किस किस चीज़ को डाइजेस्ट रखने की कैपेबिलिटी है इनके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, न्यूक्लिक एसिड की भी। ठीक है। सो यहाँ से लाइसोसोम्स भी क्लियर हो गया आपको। नाउ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट सेल। ठीक है, ये बता दिया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कि जो वैक्यूल्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, बट वो किस में प्रेजेंट होती हैं, प्लांट सेल में। ठीक है। सो वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, दैट इज फ्री, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। It contains what? The water sap. It contains the water sap. अब क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या है इसमें, वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी ये जो है अपने पास रखता है, और अदर मटेरियल जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है, सिंपली यू कैन से द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो वैक्यूल है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, डबल मेम्ब्रेन से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है। वैक्यूल का क्वेश्चन आ सकता है कि वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन। प्लस जो वैक्यूल है, लेट्स सपोज दिस टू बी वैक्यूल। सो वैक्यूल की जो ये आउटर लेयर होती है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ये भी याद रखना है। ठीक है, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अब तो 90% जो है पूरी वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई कर सकती है वैक्यूल। ठीक है। वैक्यूल काफ़ी बड़े होती है प्लांट सेल्स में। ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। 90% ऑफ द वॉल्यूम जो है पूरे सेल की ऑक्यूपाई कर सकती है। क्या क्या कंटेन करती है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द मटेरियल्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। नाउ प्लांट्स में ये जो टोनोप्लास्ट होती है, व्हाट इट डूज, इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। नाउ वैक्यूल्स में क्या होता है, वैक्यूल्स में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूवमेंट चलती है। अब इस लाइन को इम्पॉर्टेंट तो है ही, अब याद कैसे रखोगे, देखो सिंपल सी बात है, सेल की जो आउटर लेयर होगी वही तो मूवमेंट में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। सो वैक्यूल्स के केस में वो टोनोप्लास्ट है, सो यहाँ पर टोनोप्लास्ट हेल्प करेगी। एक पॉइंट क्लियर कि टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नाउ जो नंबर ऑफ आयंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये क्यों, इसको कैसे याद रखोगे, देखो अगर वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं मेंटेन करेगा, सो अगर ये मेरे पास एक सेल है, यहाँ पर जितने पार्टिकल, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है, जहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेल में और वैक्यूल में डिफरेंस क्या रहेगा, दोनों में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, बट यहाँ पर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन तो हमें नहीं रखनी। यहाँ पर क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन शुड बी सिग्निफिकेंटली हायर, इसीलिए ऐसा होता है। इसी वजह से जो है कॉन्सेंट्रेशन हायर होती है वैक्यूल में देन इन द साइटोप्लाज्म। नाउ अभी स्पेशल केस है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होंगे और बहुत सारे प्रोटिस्ट सेल्स में फूड वैक्यूल्स होंगे। नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज एक्सक्रीशन के लिए भी। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, यानी कि फूड पार्टिकल इंगल्फ कर रहे हैं जो फूड वैक्यूल बन रही है। एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि आयन वाटर कॉन्सेंट्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर एक्सक्रीशन इन केस ऑफ अमीबा। ओके,
So I hope the endomembrane system is also clear because this is easy and simple. सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ी थी, जिसमें क्या था, इट इज़ लाइक द नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है. फॉर द टू पार्ट्स RER, SCR, ल्यूमिनल, एक्स्ट्राल्यूमिनल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्पेस दैट इज टर्म टू बी एज ल्यूमिनल, एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है दैट इज टर्म टू बी एज एक्स्ट्राल्यूमिनल. ठीक है. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन करेगी, वाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लिपिड की सिंथेसिस प्लस एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स की भी सिंथेसिस करती है. Golgi apparatus was first observed by Camillo Golgi in 1898. उन्होंने क्या देखा था, एक डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, यानी कि ये स्ट्रक्चर भी कहाँ पर है, नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है. व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सेक्स और सिस्टर्ने जिनकी डायमेंशंस क्या है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर. कॉन्वेक्स फेस होता है जिसको हम फॉर्मिंग फेज भी कह देते हैं, एंड कॉन्केव ट्रांस फेज दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मैच्योरिंग फेज. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो यहाँ पर गोल्जी apparatus में आएगी और वहाँ पर उसको बढ़िया से मॉडिफाई किया जाएगा, फिर उसको बाहर की तरफ रिलीज़ कर दिया जाएगा. Now talking about the lysosomes, they are membrane bound vesicular structures जो कि गोल्जी apparatus की पैकेजिंग में बनते हैं. यहाँ पर देखो लाइजोसोम सुसाइड बैग्स हैं, यहाँ पर जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होती है जो कि हाइड्रोलेज लाइक लाइपेज, प्रोटीएसेस एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक ऑप्टिमल एसिडिक पीएच पर ही काम करती हैं. वैक्यूल्स में याद रखना दे कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल. ठीक है. टोनोप्लास्ट इनकी आउटर मेम्ब्रेन को कहा जाता है, जिससे जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स होता है. अमीबा के केस में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, एंड प्रोटिस्ट के केस में फूड वैक्यूल्स होती हैं जो फॉर बाय मतलब कब बनती है, फॉर बाय द एंगल्फिंग ऑफ द फूड वैक्यूल. सो हमने यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है. NCERT की वन शॉट पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, एंड लेट्स मीट इन पार्ट नंबर 2 जिसमें हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.